Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So this is part second of chapter The End of Bipolarity. In this video we will complete our remaining chapter. So first of all, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के किसी भी चैप्टर के इजी एंड डिटेल नोट्स चाहिए देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर. तो हमने प्रीवियस वीडियो में जान लिया था अबाउट दिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो आपके मन में अब ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे आखिर मेन रीजन क्या थी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है. तो इसको हम डिटेल्ड वे में एक बार जान लेते हैं. तो फर्स्ट रीजन तो था कि गवर्नमेंट वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर बहुत ज्यादा पैसा खराब करती थी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डाउन होती चली गई. और सेकंड रीजन था कि जब गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के, तो जनता के सामने सभी सच आ गई कि कैसे उनको पर्दे में रखा गया था कि वो वेस्ट से ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन उनको पता लग गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज उनसे ज्यादा एडवांस्ड है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से फिर उनके अंदर नेशनलिज्म और यूनिटी की फीलिंग्स खत्म होती चली गई. और थर्ड रीजन था कि गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल थी. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में सिटीजन्स को कुछ पता ही नहीं रहता था कि वो क्या लॉज बना रहे हैं और वो क्या पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं. और वहाँ ब्यूरोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब नौकरशाही. इसके बाद मेन रीजन था कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म की वजह से सिटीजन्स को फ्रीडम अच्छी लगने लग गई थी, जिसकी वजह से वो डेमोक्रेसी को फेवर करने लग गए थे और कंट्री में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ने लग गए. सिटीजन्स तो बोल रहे थे कि गोर्बाचेव बहुत धीरे काम कर रहे हैं, और कुछ लीडर्स बोल रहे थे कि गोर्बाचेव बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा धीरे काम करना चाहिए. और इस वजह से गोर्बाचेव दोनों तरफ से सपोर्ट खो देते हैं, सिटीजन्स का भी और लीडर्स का भी, और कंट्री में बंटवारा होना शुरू हो जाता है. तो ये थे कुछ रीजंस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के पीछे. अब हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन के बाद कंसीक्वेंसेस क्या क्या रहे. फर्स्ट तो था कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर. अब जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो एंड हो जाता है, और वर्ल्ड को पता लग जाता है कि कौन सी आइडियोलॉजी अच्छी है. सोशलिज्म आइडियोलॉजी हार जाती है कैपिटलिज्म के सामने. और नेक्स्ट था कि वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था. अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाती है, वो थी यूएसए. अब वर्ल्ड के सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा या सिर्फ यूएसए की सुपरमेसी के साथ वर्ल्ड यूनिपोलर ही रहेगा. और थर्ड कंसीक्वेंस था कि बहुत सारी न्यू कंट्रीज एमर्ज हो गई थी. यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेट होने के बाद उन कंट्रीज ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लिया, जैसे नाटो, यूरोपियन यूनियन, और कुछ ने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी. अभी जो हमारे ये सामने रिजल्ट आ गया था कि कैपिटलिज्म इज बेटर देन सोशलिज्म, तो जो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म, उसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी. क्योंकि इस ट्रांजिशन की वजह से इन कंट्रीज को बहुत कुछ शॉक लगे और इनको बहुत कुछ सहना पड़ा. इस ट्रांजिशन के अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को संभाला, और इन कंट्रीज ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू कर दिया था. इस ट्रांजिशन की वजह से बहुत बुरे कंसीक्वेंसेस हुए, जैसे कि जो उनकी करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीज में गरीबी आने लग गई, माफिया की ग्रोथ बढ़ती जा रही थी. और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की डिक्टेटरशिप वहां पर बढ़ गई और सिटीजन्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सिविल वॉर भी होने लग गई. तो नेक्स्ट, अभी हम सभी को पता है कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया था. वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रह गई थी, जो कि थी यूएसए. तो जो यूएसए की सुपरमेसी थी वो बहुत पहले से ही चल रही थी, मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने से पहले भी यूएसए ज्यादा पावरफुल था.
तो इसको हम एक गल्फ वॉर जो हुआ था उसकी हेल्प से समझते हैं। तो जो फर्स्ट गल्फ वॉर था उसमें क्या हुआ था कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर इन्वेड कर दिया, मतलब उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की ऑयल को लेकर। सभी कंट्रीज ने इराक को समझाने की कोशिश की लेकिन इराक नहीं माना और फिर यूएन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा इराक के खिलाफ। 34 कंट्रीज में से 6,60,000 ट्रूप्स की फोर्स तैयार की गई, जिसके बाद इराक हार जाता है और इसी को बोला जाता है गल्फ वॉर, जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं। इस यूएन कोलिशन के अंदर जो जनरल थे वो अमेरिकन थे और उनका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। इस कोलिशन के अंदर जो 75% ऑफ मेंबर थे वो अमेरिकन थे। तो इससे हम समझ सकते हैं यूएस के सुपरमेसी के बारे में। उस टाइम पर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज H.W. बुश और इराक के प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन। इस गल्फ वॉर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया और एक और खास बात कि इसको बिग स्क्रीन्स और टीवी पर भी दिखाया गया, जिसकी वजह से हम इसको वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर वॉर भी बोलते हैं। इस गल्फ वॉर की वजह से यूएस को बहुत फायदा हुआ क्योंकि इसको टीवी स्क्रीन्स और बिग स्क्रीन्स पर तब दिखाया जा रहा था, तो उससे उनको टिकट्स वगैरह के जो पैसे मिल रहे थे उससे उनको फायदा तो हुआ ही होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। तो इसके बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि कैसे अफगानिस्तान भी एक रीजन है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे। तो पहले हम जान लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब ये किसी ओशियन या फिर सी से टच नहीं करती। इसकी बाउंड्रीज सिर्फ लैंड एरिया से ही टच करती है। इसके अंदर 99% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है और कुछ माइनॉरिटीज है जैसे कि उज्बेक्स, तुर्कमेन्स, पश्तून्स, तजिकास और भी बहुत सारी। सिर्फ 12% ऑफ लैंड है जो अफगानिस्तान की वो अरेबल है, मतलब फर्टाइल और प्रोडक्टिव फॉर क्रॉप्स। इसके फाउंडर है अहमद शाह अब्दाली। इंडिपेंडेंस से पहले वाला ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर था उसको बोला जाता है ड्यूरेंट लाइन, जो 1893 में फॉर्म की गई थी। तो अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है जो हमारे 3 वॉर हुए थे अफगानिस्तान के अंदर। फर्स्ट तो हुआ था 1979 से 1989 तक सोवियत इन्वेजन, और सेकंड जो सिविल वॉर हुआ था अफगानिस्तान के अंदर ही 1989 से 1996 तक, जिसके बाद तालिबान रूल स्टार्ट हो गया था, जो हुआ था अफगानिस्तान वॉर 2001 से 2021 तक। तो पहले हम जानेंगे सोवियत इन्वेजन के बारे में। अप्रैल 1978 में दाऊद खान की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाता है और लेफ्टिस्ट पार्टी पावर में आ जाती है, जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, PDPA। अब हम लेफ्टिस्ट वर्ड से ही समझ सकते हैं कि ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करती होगी और सोवियत यूनियन भी इसको सपोर्ट करता होगा। ये पार्टी बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रही थी जो मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन को पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और इसलिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको बोला जाता है मुजाहिदीन्स, और वो कॉल ऑफ जिहाद को फॉलो करने लगे। और इस ग्रुप के अंदर रूरल और अर्बन दोनों तरह की पॉपुलेशन इंक्लूडेड थी। अब ऑब्वियसली जब मुजाहिदीन्स कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं तो उनको यूएस का भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसी वजह से मुजाहिदीन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉरफेयर स्टार्ट कर देते हैं और 24 दिसंबर 1979 को रात को सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान में एंटर कर लेते हैं और अराउंड 1 लाख ट्रूप्स के साथ सोवियत बड़ी बड़ी सिटीज और टाउन्स पर कब्जा जमाने लग जाती है। मुजाहिदीन्स भी कंट्री में फैल जाते हैं और वो गुरिल्ला वॉर करने लग जाते हैं सोवियत ट्रूप्स के साथ।
मुजाहिदीन गुरिल्ला वॉर में बहुत अच्छे थे और उनको यूएस, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना से भी सपोर्ट मिला। इसी बीच दो मेन ग्रुप एमर्ज होते हैं, तालिबान एंड अलकायदा। मुजाहिदीन को पाकिस्तान आईएसआई ने भी सपोर्ट किया और यूएस ने उन्हें वेपन्स के साथ सपोर्ट किया। इस वॉर की वजह से बहुत लोगों के घर उजड़ गए। अब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो वो सोवियत यूनियन के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सभी ट्रूप्स को वापस बुला लिया अफगानिस्तान से। और 1986 में मोहम्मद नजीबुल्लाह पावर में आ जाते हैं अफगानिस्तान में, जिनको सोवियत की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। इस वॉर की वजह से भी सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी और 1989 में सभी ट्रूप्स अफगानिस्तान को छोड़कर अपनी कंट्री में वापस आ जाते हैं। तो ये सब तो हो गया हमारा सोवियत इन्वेजन। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अफगान सिविल वॉर, जो हुआ था 1989 से 1996 तक। अब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट मुजाहिदीन ने टुक ओवर कर ली थी और बुरहानुद्दीन रब्बानी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इनके बाद भी पावर के लिए कंट्री में सिविल वॉर कंटिन्यू रहे। सिविल वॉर हम लोग जानते हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कि जब एक कंट्री के अंदर दो कम्युनिटीज के बीच में वॉर होता है तो उसे ही बोलते हैं हम सिविल वॉर। तो अब पावर के लिए फाइटिंग के बाद तालिबान पावर इस्टेब्लिश हो जाती है, जिनका बेस था कंधार में। और 1996 में इन्होंने कैपिटल काबुल पर भी अपना हक जमा लिया और अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये तालिबान थे कौन? सो बेसिकली तालिबान वर्ड तालिब वर्ड से निकला है, जो अरेबिक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट का ग्रुप था, जिसको मुल्ला मोहम्मद उमार के द्वारा फाउंड किया गया था और 1996 में इनका रूल स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रिक्ट शरिया कोड इम्पोज कर देते हैं अफगानिस्तान में, जिसमें कि वुमेन के लिए राइट्स और फ्रीडम बिल्कुल बैन कर दिए जाते हैं। जैसे कि गर्ल्स सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही पढ़ सकती हैं, उनकी फुल बॉडी कवर होनी चाहिए और वो घर से बाहर नहीं निकल सकती अकेले। और मैन के लिए भी ऐसे ही बहुत सारे रूल्स थे, जैसे कि वो क्लीन शेव नहीं करवा सकते और भी एटसेट्रा। इन्होंने एक टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा को अपनी कंट्री में शेल्टर दी, जिसके लीडर थे ओसामा बिन लादेन एंड अयमान अल जवाहिरी। इन्होंने फेमस एक्ट बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज, जिसके अंदर यूएस एम्बेसीज के ऊपर बॉम्ब डाला गया था, और 9/11 अटैक ऑन अमेरिका को अंजाम दिया था। इन सब वारदातों के बाद तालिबान ने इनको अपनी कंट्री के अंदर शेल्टर दी और फिर यूएस ने इनके साथ बदला लेना शुरू किया। उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू किया और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया। 7 अक्टूबर मतलब 9/11 अटैक के एक महीने से भी कम समय के बाद यूएस ने तालिबान एंड अलकायदा के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया और यूके, कनाडा एंड नाटो ने भी इन्हें सपोर्ट किया। 2001 में तालिबान गवर्नमेंट गिर जाती है। फाइटर्स गुरिल्ला वॉर फाइट स्टार्ट कर देते हैं आईएसए इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस के खिलाफ, जिसके बाद हामिद करजाई प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तालिबान की कोशिश जारी रहती है। तालिबान बहुत सी सिटीज टाउन्स को रिकैप्चर भी कर लेते हैं। यूएस फोर्सेस लादेन को मई 2011 में मार देते हैं इन अब्बोताबाद, जो कि है पाकिस्तान के अंदर, और मुल्लाह उमर को भी मार देते हैं इन 2013। 2014 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी बन जाते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि यूएस प्रेजेंस के होते हुए भी तालिबान ने मोस्टली अफगान टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। और आफ्टर 18 इयर्स ऑफ वॉर के बाद भी फरवरी 2020 के अंदर यूएस एंड तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको 2021 में इम्प्लीमेंट किया गया और यूएस सोल्जर्स अफगानिस्तान को छोड़कर वापस आ गए। आज अफगानिस्तान के 90% ऑफ बॉर्डर्स तालिबान के अंडर कंट्रोल है।
अब इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते हैं कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को और इंडियन आर्मी को उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। लेकिन फिर कुछ सवाल भी उठाते हैं, क्या ये इंडियंस की लड़ाई है? क्या इंडियंस को वहां पर इंटरफियर करना चाहिए? इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है अरब स्प्रिंग। ये एक मूवमेंट था, एक स्ट्रगल था फॉर डेमोक्रेसी, सोशल राइट्स, इक्वेलिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। ये ऑपरेशन दिसंबर 2010 में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम टूनिशिया और बाद में ये इजिप्ट और लीबिया में भी हुआ था। 2010 में एक सब्जी बेचने वाला जिसका नाम था मोहम्मद बुआजिजी, इसने खुद को आग लगा ली और इसकी वजह से ये मुद्दा हॉटस्पॉट बन गया और लोगों के अंदर जागरूकता आ गई अपने ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए। उस सब्जी बेचने वाले ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस सब्जी बेचने वाले को टैक्स की वजह से पुलिस ने बहुत कुछ उनको टॉर्चर किया गया और उसको बहुत मारा और उसका रोजगार भी छीन लिया। और जब उसने कोर्ट केस किया तो तब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उसकी किसी ने हेल्प की। इस एक्ट को जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। इससे टूनिशिया के प्रेसिडेंट ज़ाइन एल अबदीन बेल अली को हटा दिया जाता है और मोर देन 20 इयर्स के बाद वेल प्लान्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है। ये अरब स्प्रिंग ऑपरेशन फिर इजिप्ट में भी हुआ, वहां भी प्रेसिडेंट को हटा दिया गया था। इसके बाद लीबिया में भी सेम ऑपरेशन हुआ फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड फ्री इलेक्शंस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। If this video is helpful for you, then please share it with your friends and classmates, and please don't forget to subscribe my channel and like this video also.